नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। 12th क्लास हिंदी आई है और 12th क्लास के लिए हिंदी व्याकरण शुरू हो चुकी है, काफ़ी समय हो चुका है। उसमें हमने वर्ण पढ़ लिया है, संधि पढ़ ली है और समास पढ़ लिया है, ठीक है। और अलंकार भी हमने देख लिए है, उसमें हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों देख लिए हैं और बहुत ही अच्छे तरह से देखे हैं, सभी को समझ में आए होंगे। अब आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है छंद। अब देखिए छंद क्या है कि किसी भी काव्य को, अब ये काव्य के अंग ही है हम जो पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य दोष, रस, ये सारी चीज़ें जो कही जाती है, शैली कही जाती है, वो सब क्या कही जाती है, काव्य के अंग कहे जाते हैं। यानी कि किसी काव्य को काव्य की रचना करने के लिए अगर आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है तो वो काव्य के अंग होते हैं, उनके आधार पर ही आप किसी काव्य की रचना कर सकते हो। ऐसे छंद के बारे में बताऊंगी क्योंकि हमने अलंकार के बारे में पढ़ा था, तो क्या था कि काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को क्या कहा जाता है, अलंकार, यानी कि जो आभूषण है। अब यहाँ पर क्या है कि छंद उसे कहते हैं कि आप छंदबद्ध रचना करिए। उसमें क्या होता है कि तुकांत का ध्यान रखा जाता है। तुकांत क्या होता है, एक तो गति, यति, लय होता है। ये कोई भी कविता आपने लिखी है उसमें गेय शैली आ गई है, पद्य शैली आ गई है और उसमें क्या हुआ है कि 4 चरण आ गए हैं और कुछ लाइन आपने मतलब एक गाने को आपने जिस लाइन से बोला है उसी गाने की दूसरी लाइन को भी आप उसी राग में बोलेंगे। हम बोलेंगे राग बोल सकते हो, उसको लय बोल सकते हो, उसको गति बोल सकते हो, उसको तुक बोल सकते हैं, यति बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही काव्य को ही छंद कहा जाता है, पद्य को ही छंद कहा जा सकता है, या आप कहोगे कि आपके कहे गए वचन जो गेय शैली में है ना, उनको ही छंद कहा जाता है। तो पाद बोलो यानी कि पद्य बोलो, काव्य बोलो, छंद बोलो, आप एक ही रूप में इन्हें रख सकते हैं। तो यहाँ हम छंद के बारे में पढ़ेंगे कि छंद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे इनमें छंद का प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे छंद को पहचाना जाता है। मात्रिक जो छंद होता है वो अलग होता है, वर्णिक जो छंद होता है वो अलग होता है। और छंद को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हमारी वर्णमाला पता होना चाहिए। तो वर्णमाला हमने इसीलिए पढ़ी है ताकि आपको ये पता रहे कि छंद कैसे पढ़ने हैं, कौन कौन से वर्ण छोटे होते हैं, कौन से वर्ण बड़े होते हैं, इसका ज्ञान मैंने आपको करवा लिया है। इसलिए अभी हम थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास जो है छंद की। अब देखिए ये लिखा हुआ है हमारा छंद। तो जब मात्रा अथवा वर्णों की संख्या, मात्रा या वर्ण की संख्या, या तो हमने कोई मात्रा बता दी, कोई मात्रा लगी हुई है छोटी या बड़ी, बड़े ऊ की या छोटे ऊ की, या अ की मात्रा लगी या आ की मात्रा लगी, इनको कैसे गिना जाता है, बड़ी मात्रा को क्या गिना जाता है, छोटी मात्रा को क्या गिना जाता है, या विराम। अगर मैंने कोई पंक्ति लिख ली है उसके बाद मैंने यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया है तो उसका मतलब क्या है, या गति का मतलब क्या है, मैंने यहाँ से और यहाँ तक जिस राग में इस वाक्य को बोला है, मतलब आप वाक्य में शब्दों का संयोजन टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि हम कोई सरल वाक्य नहीं लिख रहे हैं, हम तो गाने योग्य कविता लिख रहे हैं और कविता में आप शब्दों का फेरबदल कर सकते हैं। तो वो हो जाती है हमारी गति। लय का मतलब आपकी राग क्या हो रही है, तुक का मतलब होता है कि यहाँ आपकी आ की मात्रा आई है तो दूसरी पंक्ति में भी यहाँ आपकी आ की मात्रा आएगी, यहाँ आपकी बड़ी ई की मात्रा आएगी तो दूसरी पंक्ति में भी यहाँ पर आपकी बड़ी मात्रा आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, उससे तुक बनता है। तो ये तुकबंदी कहते हैं उसे। आदि के नियमों से युक्त कोई रचना होती है उसे छंद अथवा पद्य कहते हैं और इसको वृत्त भी कहते हैं। वृत्त यानी कि एक गोलाकार आकृति में वृत्त है, एक गाना बन रहा है, वृत्त बन रहा है, कहीं रुकावट नहीं आ रही है तो वो क्या हो जाता है, वृत्त है, वो ही पद्य है और वही छंद है। तो क्या कहेंगे, छंद की एक शाब्दिक परिभाषा यही होती है कि जब मात्रा अथवा वर्णों की संख्या, विराम, गति, लय युक्त आदि, विराम को यति भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, यति भी कहा जाता है कि गति, यति, लय, तुक आदि के नियमों से युक्त कोई रचना होती है उसे छंद या फिर उसे पद्य या फिर उसे वृत्त कहते हैं, ठीक है। छंद पता चला आपको। अब चलते हम यहाँ पर छंद के अंग की तरफ। अब देखिए छंद के अंग क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो होता है इसमें चरण या पाद। आप सभी ने रामचरितमानस की एक तुलसीदास कृत एक रचना पढ़ी होगी, रामचरितमानस, उसमें हनुमान चालीसा है। क्या है, हनुमान चालीसा। अब ये हनुमान चालीसा क्या है,
इसको ये कौन से छंद में लिखी गई है? ये चौपाई छंद में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? चौपाई छंद में लिखी गई है। चौपाई छंद में हम कैसे लिखते हैं कि जय हनुमान, हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर। फिर यहां पर एक यति बना दी है। उसके बाद जय कपीस, जय कपीस तिहु, तिहु लोक उजागर। अब इन्हीं पंक्तियों से हम पूरे छंद को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक कथन पूरा हुआ है, सिर्फ एक कथन पूरा हुआ है। आप देखिए कि चरण या पाद किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी आपने हनुमान चालीसा पढ़ी या तो इस वे में पढ़ी होगी या फिर इस वे में पढ़ी हो, तो एक बार यहाँ डंडी आई होगी, एक दो यहाँ डंडी आई होगी। इसका मतलब यह है कि ये पूरा एक ही वाक्य है और इसमें कितने चरण हैं? 2 चरण हो गए। अब एक बार और ऐसा का ऐसा लिखा हुआ आएगा, जब इसके 4 चरण हो जाएंगे तो वो एक छंद कहलाएगा। कितना? चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो 4 चरण यानी कि चरण, पाद या पद, इन्हें पाद या पद कहा जाता है। ये एक पद हो गया यानी एक पाद हो गया या एक चरण हो गया। ये पहला चरण, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत, रामदूत अतुलित बल धामा, अतुलित बल, बल धामा। अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ठीक है। ये देखिए, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसको पहला बोलेंगे, इसको दूसरा बोलेंगे, इसको तीसरा बोलेंगे, इसको चौथा। अब ये इस फॉर्म में भी हो सकता था कि ये जो दूसरी पंक्ति है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती, ठीक है। ये जो चौथी पंक्ति है वो यहीं पर, आप 2 लाइन में लिख रहे हो तो भी आपका ये जो दूसरी लाइन है वो यहाँ पर आ सकती थी और यहाँ पर चौथी आ सकती थी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे 4 चरण होते हैं और ऐसे भी 4 चरण होते हैं। तो अब इन 4 चरणों से हम देखेंगे कि चरण, पद या पाद, तो 4 चरण होते हैं। कितने छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। वर्ण और मात्रा होती है, बिल्कुल इनमें इन वर्णों का कोई रोल नहीं होता। इसमें कौन सी मात्रा है? अ की। अब हमने यहाँ पर अ की मात्रा क्या है, आ की मात्रा क्या है, के अनुसार हमें मात्रा लगानी है। तीसरा है मात्रा होती है। चौथा है संख्या और क्रम। और संख्या कितनी होती है कि इस पहले चरण में कितनी मात्राएं है उतनी की उतनी तीसरे चरण में होनी चाहिए, दूसरे में कितनी मात्रा है उतनी की उतनी चौथे में होनी चाहिए, या फिर पहले और दूसरे में जो मात्रा है वो तीसरे चौथे में होनी चाहिए। इस तरह से मात्राओं की यहाँ पर गणना की जाती है। चौथा होता है हमारे यहाँ पर 2 हो गए। चौथा होता है गण। अब ये गण है वो मात्रिक छंदों में नहीं लिया जाता है, ये वर्णिक छंदों में लिया जाता है। तो जब वर्णिक छंद हम पढ़ाएंगे उस समय मैं आपको बताऊंगी कि गण क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गति। अब गति का मतलब क्या होता है कि किस गति से चल रहा है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अब मैं उसको बोल सकती थी कि जय हनुमान गुण ज्ञान के सागर, तो वो गलत हो गया। गति बनी नहीं रही है, लय बनी नहीं रहा है, कोई गाने योग्य कोई कविता बनी नहीं रही है, तो गति नहीं बन रही है, लिरिक्स नहीं बन रहा है, तो हम कैसे इससे छंद में ला सकते हैं। तो छंद क्या है? एक प्रकार का लिरिक है। लिरिक यानी कि आपकी रिदम कैसे बनती है, आपके गाने का तरीका कैसे होता है, वो लय है। तो लय होना इसमें बहुत जरूरी है। आगे आता है गति, ठीक है। यति, यति का मतलब ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 6। यति का मतलब होता है विराम चिन्ह। अब देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, विराम हो गया। जय कपीस तिहु लोक उजागर, पूर्ण हो गया। रामदूत अतुलित बल धामा, विराम हो गया। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये पूरा हो गया। तो ऐसे विराम या फिर विराम यानी कि रुकना या यति लगना। आगे आता है हमारा नंबर तुक। अभी तुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुक क्या होता है? देखिए जब मैंने पूरी लाइन पढ़ी, इसी को मैं समझाऊंगी इन सारे में, ठीक है। जब मैंने ये पूरा एक चौपाई पढ़ी है, तो एक चौपाई में देखिए मैंने क्या करा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, र आया यहाँ पर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो उसी का जो चरण है वो पूरा हो रहा है, वहां पर भी र आना चाहिए। तो ये तुक बंदी हो गई। सागर, उजागर, आगर, आगर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ भी तुक बन रहा है कि रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
तो ये जो तुक बन रहा है ये भी बनना बहुत जरूरी है, तब वह छंदबद्ध रचना कहलाएगी, अन्यथा वह छंदबद्ध रचना नहीं कहलाती है। तुकबंदी बहुत जरूरी है, यति गति बहुत जरूरी है, विराम चिन्ह बहुत जरूरी है, लय जरूरी है, सभी कुछ जरूरी है, चरण पाद सभी कुछ जरूरी है। तो छंद के लिए ये सारी चीजें, ये छंद के अंग है, इनका होना अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है। अब गति क्या होती है, हमने यहाँ गति, यति, चरण पाद सभी पढ़े हैं। तो ये होता क्या है कि छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। आपने जो लय निकाला है उसको क्या बोलते हैं, गति। यानी कि पढ़ने का मजा आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, तो वो क्या है, गति है। गति का महत्व वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में ज्यादा होता है, वर्णिक छंदों में नहीं होता है, बहुत कम होता है। मात्रिक छंदों में, मात्रिक छंद जैसे आपके आ गए हैं चौपाई, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, ये ठीक है, इन सारे रोला, दोहा, रोला, दोहा, सोरठा, ये सारे जो छंद है वो सारे के सारे मात्रिक छंद है और मात्रिक छंदों में ज्यादा होता है। बात यह है कि वर्णिक छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है कि यहाँ लघु आएगा या गुरु ही आएगा, लेकिन मात्रिक छंद में ऐसा कुछ नहीं रहता है। पूरे चरण की मात्राओं का निर्देश नहीं रहता है, मात्राओं की संख्या ठीक रहने पर भी चरण की गति प्रवाह में बाधा पड़ सकती है, इसलिए इसमें मात्राओं की गणना यानी कि वर्णों का, गुरु लघु का कोई स्थान नहीं रहता है, बस हमें तुकबंदी याद रखनी पड़ती है। आगे चलते बच्चों, गति या विराम। मैंने कहा गति या विराम आपके अल्प विराम में भी आ सकता है और एक ऐसे भी आ सकता है कि किसी छंद के चरण को पढ़ते समय बीच में जहाँ कहीं रुक कर विश्राम किया जाता है, थोड़ा सा रुका जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रुके, जय कपीसति लोक उजागर, फिर शुरू हुआ। तो ये दोनों पंक्तियों के बीच में जो थोड़ा सा विराम था वही क्या कहलाती है, यति कहलाती है। चरण के बीच में जहाँ थोड़ी देर रुका जाता है वहां इस तरह से देखिए, या तो इस तरह से चिन्ह, और चरण के अंत में जहां कुछ अधिक देर रुका जाता है वहां पर इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है, उसे यति कहते हैं। अब देखिए यति का एक चीज और बताती हूँ, मैंने जब यहाँ पर बताया आपको क्या कहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, ये पूरा एक हुआ। फिर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर एक पंक्ति आती है तो उसमें यति कहलाती है। आगे देखिए, अब आता है गति या लय। छंदों में मधुरता लाने के लिए एक प्रकार का प्रवाह होना आवश्यक है। कि मधुर कब बनेगा, जब प्रवाह आएगा। प्रवाह कब आएगा, जब लयबद्ध होगा, जब गाने योग्य बनेगा। अब कैसे गाओगे उस छंदबद्ध रचना को जब प्रवाह ही नहीं होगा, लय नहीं होगी, उसमें गति नहीं आएगी। तो किसी भी छंदबद्ध रचना में लय और गति का होना बहुत जरूरी है। लय को ही गति बोलते हैं, जो गति प्रदान करता है, आपको गाने के लिए आगे धकेलता है कि गाइए इसे, रुकिए मत, गाइए, गाते जाइए। आपको अचानक से, आप देखिए कभी आपने हनुमान चालीसा याद करी है या कोई गाना याद करा होगा, तो आप उसको तुकबंदी के आधार पर जब गाते जाएंगे ना, गति प्रदान करते जाएंगे, आपको अपने आप शब्द याद आ जाएंगे। कोई भजन गाया है, बहुत पहले गाया, अभी भूल गए, लेकिन कुछ शब्द आपको याद है, तो याद करते 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 आपको गति प्रदान हो जाएगी और आप याद हो जाएगा आपको। वो क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें लय था, उसमें गति थी, प्रवाह था उसमें। ठीक है, गति या प्रवाह से हमारा तात्पर्य लयपूर्ण पाठ प्रवाह से है, जिसमें पढ़ने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। कविता के प्रवाह को ही गति कहते हैं, कि कविता जब पढ़ी जाती है और उस प्रवाह को ही, आपको पता है जब 8th क्लास तक हम लोग ओरल देते हैं, हिंदी का ओरल भी देते हैं, और हिंदी के ओरल में कई बार कविता पाठ पढ़ाया जाता है, कविता पूछी जाती है, तो बच्चे फटाफट कविता याद कर लेते। ऐसे ही किसी निबंधात्मक चैप्टर को ये क्यों नहीं याद कर सकते, क्योंकि उसमें लय नहीं है, उसमें गति नहीं है, उसमें प्रवाह नहीं है। कविता में क्या है, प्रवाह है, तो प्रवाह के साथ वो कविता 2-2 पेज की कविता बच्चों को याद हो जाती है, छोटे बच्चों को भी याद हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें लय है, उसमें गति है, प्रवाह है, इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, तुक। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। छंद में अगर तुक नहीं है तो वो छंद नहीं है। ठीक है, अब छंद क्या होता है कि छंद के चरणांत, चरण के अंत की अक्षर मैत्री, समान स्वर व्यंजन की स्थापना। जैसे हमने यहाँ लिखा था सागर और यहाँ लिखा था उजागर, तो ये जो उजागर, आगर, आगर, ये जो तुकबंदी है इसी को ही तुकबंदी कहते हैं। समान स्वर व्यंजन की स्थापना, समान स्वर आगर, आगर को तुक कहते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेशन नहीं, आपको इसी से समझना है कि यही तुक होता है। तुक 2 प्रकार का होता है, एक तो तुकांत, तुक वाले छंदों को तुकांत कहा जाता है, और तुकहीन छंदों को अतुकांत कहते हैं, कि जिनमें कभी कभी तुकांत नहीं भी होता है और किसी किसी में तुकांत होता भी है, लेकिन नहीं है तो भी छंदबद्ध रचना मानी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, चरण, पाद या पद, कि एक छंद में 4 चरण होते हैं,
और चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। चरण को पाद भी कहा जाता है और हर पाद में वर्णों में या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। अब बता दिया जाता है कि पहले चरण में इतनी है तो दूसरे चरण में इतनी है, तीसरे चरण में इतनी है और चौथे चरण में इतनी है। कभी कभी क्या होता है कि पहले और चौथे में बराबर होती है, दूसरे और तीसरे में बराबर होती है। कभी कभी क्या होता है कि पहले और तीसरे में बराबर होती है, दूसरे और चौथे में बराबर होती है। तो ये छंदों के नियम होते हैं। अलग अलग छंद है तो अलग अलग नियम चलेंगे, ठीक है ना। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। 4 चरण होते हैं, पहला दूसरा, लेकिन हमने उसको 2 पंक्तियों में ही लिख दिया, लेकिन उसमें यति लगा दी, इस प्रकार से यदि लगा दी है या कॉमा लगा दिया है तो वो क्या हो गया, हमारा चरण बन गया, पहला चरण इस तरह से बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब चरण के प्रकार क्या होते हैं कि चरण एक तो सम चरण होते हैं, एक विषम चरण होते हैं। अब सम चरण किसे बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पहला चरण लिखा या दूसरा चरण लिखा या तीसरा चरण लिखा या मैंने चौथा चरण लिखा, तो ये दूसरा और चौथा तो हो गया सम, क्योंकि सम संख्या है, ठीक है। सम चरण सम संख्या से सम चरण हो गया है। और पहला और तीसरा विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए कौन सा चरण हो गया, ये विषम चरण हो गया है। बस आपको यही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है कि जो सम संख्या आती है हमारी 2 4 2 के पहाड़े में 2 का पहाड़ा आता होगा, 2 की टेबल 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, तो 0 2 4 6 8 अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो वो सम चरण है, और 1 3 5 7 9 ये आते हैं तो वो विषम चरण आता है। तो ये यहाँ हो गया है कि दूसरे व चौथे चरण को सम चरण कहते हैं और पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। तो इसमें 5 4 से ज्यादा नहीं होने वाले, ठीक है। आगे चलिए देखिए बच्चों, अब करते हैं वर्ण या अक्षर कि एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। एक स्वर, अब एक स्वर जैसे अ हो गया, क हो गया, न हो गया, ठीक है, चाहे वह स्वर रस्व हो या दीर्घ हो। अब मैंने आपको जब वर्ण पढ़ाए थे तो रस्व स्वर अलग थे, दीर्घ स्वर अलग थे। जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, जैसे हलंत शब्द, जैसे ये रहा स्वर, इसमें जिस ध्वनि में स्वर नहीं है, क में स्वर नहीं है, न में स्वर नहीं है, का न संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर कृष्ण का, जैसे श। अब जैसे क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा, उन्नति, क्या लिखा, उन्नति। अब उन्नति में क्या होगा, इस न का कोई रोल नहीं है, छंदों में इसकी कोई गणना नहीं होती है, आधे वर्ण की कोई गणना नहीं होती। जैसे कृष्ण लिखा हुआ तो क्री में वर्ण है, लेकिन ये आधे वर्ण की कोई गणना नहीं है, पूरे वर्ण के साथ एक ही गिना जाएगा, उसे वर्ण नहीं माना जाता है, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आधा क, आधा ख, आधा ग, ऊपर जो र की मात्रा है, ये कोई रोल नहीं रखती है, इनकी गणना नहीं होती है, आधे वर्ण की गणना नहीं होती है, उनमें स्वर होना जरूरी है। अब ये पूरा क होगा ना तभी इसमें मात्रा की गणना होगी, पूरा ख होगा तभी मात्रा की गणना होगी, अदरवाइज जैसे ये ग लिख दिया है तो इसकी कोई मात्रा की गणना नहीं है, आधा घ की गणना नहीं है, तो आधे वर्ण की यहाँ पर कोई गणना नहीं होती, गिनती नहीं होती है। अब देखिए बच्चों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए कि वर्ण आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रस्व होते हैं, एक दीर्घ होते हैं। वैसे हमने क्या पढ़ा है, 2 वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर स्वर व्यंजन से मतलब नहीं है, हमें तो केवल और केवल स्वर से मतलब है। अब वर्ण कौन से कहेंगे यहाँ पर, स्वर, किसको कहेंगे, स्वर को। वर्ण केवल छंद में स्वर को कहेंगे, तो यहाँ रस्व स्वर वाले वर्ण और दीर्घ स्वर वाले वर्ण। रस्व स्वर वाले वर्ण देख लीजिए, ये रहे अ ई उ री, और दीर्घ कौन से हो गए, आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो रस्व स्वर है, रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, रस्व स्वर की मात्रा का चिन्ह होगा ये और दीर्घ स्वर की मात्रा का चिन्ह होगा ये। इसका मतलब होता है 1 मात्रा और इसका मतलब होता है 2 मात्रा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है नील, तो नील के ऊपर कौन सी मात्रा है, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा का चिन्ह क्या होता है ये, और ल के अंदर कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा, ओ की मात्रा का होता है चिन्ह ये। हम इसको कैसे गिनेंगे, इसमें 2 मात्रा है, इसका मतलब क्या होता है 2 मात्रा और इसका मतलब 1 मात्रा, तो ये 2 और 1 कितने हो गए, ये 3 मात्रा है। आपको ऐसे गणना करनी है, मात्राओं की गणना ऐसे होगी, रस्व स्वर की मात्रा 1 होगी और इसका मतलब 1, और दीर्घ स्वर की मात्रा का चिन्ह ये है और इसका मतलब होगा 2।
अब देखिए यहाँ पर जैसे अ ई उ री, तो ये मैं क में लगा दी, छोटी की में, छोटे कु में और ऋषि की मात्रा। अब इनमें सब में एक मात्रा गणना करेंगे हम, एक एक मात्रा है। इसी तरह से आ ई उ ए ऐ ओ औ, अब इसमें मैंने मात्रा लगा दी का की कु के कई को कौ। अब हम यहाँ लगाएंगे मात्रा, देखिए ये भी बड़ी है, 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 ये भी बड़ी। तो ये सब 2 2 4 2 6, 2 मात्रा काउंट करनी है यहाँ पर, 1 2 3 4, यानी कि छोटे स्वरों में एक मात्रा लगेगी, बड़े स्वरों में 2 मात्रा लगेगी, लेकिन 2 का जो चिन्ह है वो ये होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बस इसी के साथ आप मात्रिक और वर्णिक छंद को पढ़ सकते हैं। पूरे छंद में यही मात्रा लगेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको वर्ण हो, यानी कि व्यंजन का कोई रोल नहीं है इसमें, क का कोई रोल नहीं है। क के अंदर से हम अ को हटा देते हैं तो ये आधा क बन जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है, हमें तो सिर्फ इसका रोल है। इसके अंदर आ की मात्रा है, इसके अंदर आ की मात्रा है, इसके अंदर अ की मात्रा है, इसलिए हमने लगाया है। तो स्वर में ही मात्रा लगेगी, स्वर में ही मात्राओं की गणना की जाएगी, व्यंजनों में मात्रा की गणना नहीं की जाएगी। अगर व्यंजन में आधा श लिखा हुआ है, ऐसे कोई रोल नहीं है इसका, अगर पूरा श लिखा हुआ है तो इसमें एक मात्रा लिखी जाएगी, क्योंकि इसमें अ की मात्रा आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। आगे देखिए मात्रा, कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। उच्चारण काल क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है म का न, तो मैंने म में जल्दी से बोल दिया, कम समय लगा इसलिए एक मात्रा, का ज़्यादा समय लगा इसलिए 2 मात्रा, न ज़्यादा कम समय लगा इसलिए 1 मात्रा। तो कितनी मात्रा हो गई यहाँ पर? 1, यहाँ पर 2 मात्रा है तो 1 2 3 और 4, ये कितनी 4 मात्राओं का ये पूरा शब्द कहा जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 1 मात्रा तथा दीर्घ स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा माना जाता है। तो ह्रस्व छोटी मात्रा, ह्रस्व क्या होता है 1 और दीर्घ क्या होता है 2। अब 1 के लिए ये चिन्ह है और 2 के लिए ये चिन्ह है, आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार मात्रा 2 प्रकार की होती है, ये हो गई हमारी ह्रस्व और ये हमारी दीर्घ। आपको पूरे अच्छे समय तरह से इन मात्राओं को पढ़ लेना है कि कौन सी मात्रा के आगे ये वाला लगेगा और कौन सी मात्रा के आगे ये वाला लगेगा। ठीक है, अब देखिए छंद में संख्या और क्रम कैसे होते हैं, कि वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या। आपने वर्ण गिन लिए या मात्रा गिन ली तो वो क्या हो गई है? संख्या हो गई है। ठीक है, गुरु लघु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। कि जैसे कहा है कि किसी चरण के अंत में यहाँ पर गुरु होना, लघु होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? लघु होना चाहिए, और यहाँ पर गुरु होना चाहिए। अब गुरु क्या है इसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगी, यहाँ पर चलेंगे फिर से, कि जो ह्रस्व होता है वो लघु है, ह्रस्व ही लघु है और दीर्घ ही गुरु है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो लघु है वो ये मात्रा है और दीर्घ है ये गुरु मात्रा है। तो गुरु की मात्रा ये हो गई, लघु गुरु चलता है, ह्रस्व दीर्घ नहीं चलता है। तो गुरु लघु चलेगा तो लघु ये वाली मात्रा हो गई, गुरु ये वाली मात्रा हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मैं बता रही थी वो यही बता रही थी कि यहाँ जो लघु गुरु लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ ये और यहाँ ये आना चाहिए, और गुरु लघु लिखा है तो यहाँ ये और यहाँ ये आना चाहिए। मात्राओं की गणना ऐसे की जाती है अंत में। ठीक है, वर्णिक छंदों के सभी चरणों में संख्या यानी वर्णों को और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होते हैं, जबकि मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या तो समान होती है लेकिन क्रम निर्धारित नहीं होते, लघु आएगा या गुरु आएगा। वर्णिक छंद पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा लघु गुरु का स्थान क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब ये गण होते हैं, वर्णिक छंद में होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए दिया है, बाकी मैं पूरा वर्णिक छंद में बताऊंगी कि वर्णिक छंद में क्या होता है। केवल वर्णिक छंदों के मामले में लागू। गण का अर्थ है समूह, क्या बोलते हैं? समूह, और ये समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, न अधिक और न कम, सिर्फ 3 ही होते हैं। जैसे यहाँ बोल दिया है एक सूत्र होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या सूत्र होता है, आगे चलेंगे। अतः गण की परिभाषा होगी लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों का समूह। तो वर्णिक छंद वैसे किसे कहा जाता है? वर्णिक छंद, वर्णिक छंद कहा जाता है 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए। अब देखिए आता है हमारा गण। अब गण क्या है कि मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की संख्या का नियम होता है।
किंतु वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या का नियम होता है। इसमें मात्रिक छंद में सिर्फ मात्रा लगा लो, लेकिन वर्णिक छंदों में 3 वर्णों का समूह आना चाहिए, ग्रुप आना चाहिए, 3-3 वर्णों के ग्रुप आने चाहिए, तब ही वो वर्णिक छंद गिना जाएगा। और मात्रिक छंदों में कोई 3 वर्णों का समूह नहीं होता, डायरेक्ट मात्रा लगा दो, गिन लो कि एक चरण में कितनी मात्रा है, एक चरण में, दूसरे चरण में कितनी मात्रा, बस ये देख लो। और इनमें लघु गुरु वर्णों का एक क्रम भी निश्चित होता है। किनमें? वर्णिक छंदों में, कि लघु गुरु कहाँ आएगा, गुरु लघु कहाँ आएगा, इनका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कि यहाँ पर गुरु आ गया, यहाँ पर लघु आ गया, यहाँ पर लघु गुरु आ गया, या यहाँ पर या लघु आ गया, फिर यहाँ पर या फिर ऐसे आ गया। तो इस तरह के चरणों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा ही आना चाहिए, या ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, एक वर्णों का क्रम गणों के द्वारा सूचित किया जाता है, अतः वर्णिक छंदों को जानने के लिए पहले गणों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर गण का आपको ध्यान है तभी आप वर्णिक छंद पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको वर्णिक छंद बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। और इसीलिए छंदों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये जो जितनी भी बातें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये सारी चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी है। आगे देखिए बच्चों, अब आता है यहाँ पर कि 3 वर्णों के समूह का एक गण होता है, जिन्हें लघु इस चिन्ह से और गुरु इस चिन्ह से वर्णों का निश्चित क्रम होता है। और गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिए अब गण कौन कौन से 8 होते हैं? भगण, जगण, सगण, यगण, रगण, तगण, मगण, नगण। अब ये क्या होता है? आदि। आदि का मतलब क्या होता है? पहले। आदि का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, ये आदि है, और आदि यानी पहले। कौन सा हो गया हमारा? ब। अब ये जो टेबल बताई है एक सूत्र से बनती है, तो ये टेबल अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि बिना सूत्र के आप इसको समझ नहीं सकते हो। उसके बाद हम पूरी टेबल अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ आता है गण याद करने का सूत्र। अब देखिए यहाँ एक सूत्र, इसी को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि य मा ता रा ज भा न स ल गा। आपको याद रखना है य माता राज भान सलगा। ठीक है, क्या सूत्र है? य माता राज भान सलगा। अब इसमें मात्रा लगाइए, तो पहली मात्रा हमारी ये आएगी, दूसरी ये आएगी, तीसरी ये आएगी, क्योंकि आ की मात्रा है। ये अ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ये अ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ये अ की मात्रा है, अ की मात्रा है, ये अ की मात्रा है, और ये आ की मात्रा है। अब आपको इसमें 3-3 का ग्रुप बनाना। देखो कैसे बनाना है। पहला बनेगा ये 3 का, दूसरा बनेगा ये 3 का, तीसरा बनेगा ये 3 का। पहला किससे बना? य से, तो ये हो गया य गण। अब य गण में क्या बना है? एक मतलब लघु गुरु गुरु, दूसरा आता है म, तो ये हो गया मगन। बस एक ही लेना है, मगन। तो मगन में क्या आ जाएगा? तीनों आ जाएंगे, माँ तारा, तो गुरु गुरु गुरु। तीसरा होता है हमारा तगन। तगन में क्या आता है? ताराज। इनको लेना है, इनको लेना है। देखो ताराज में क्या आ जाएगा? गुरु गुरु लघु। चौथा लेना है हमारा रगण। अब रगण कैसे लेना है? राज भा, तो राज भा, ये हो गया गुरु लघु गुरु। अगला आएगा हमारा जगन, इससे शुरू होगा जगन। ज भान, तो ज भान कौन सा आ गया? ये वाला, तो गुरु लघु गुरु लघु। अब आ गया ज के बाद भगन, भ से भगन। भा वा कुछ नहीं, बस एक मात्रा लेनी है आपको, एक अक्षर लेना है, भगन। भगन में आ गया भानस। भानस में देखिए गुरु लघु लघु। अब आ गया हमारा नगन, ये आ गया हमारा नगन, नगन। ठीक है, न गण, तो न स ल, एक एक एक, लघु लघु लघु। अब आ गया हमारा सगन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया हमारा? सगन। तो सगन में स ल गा, सलगा में लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। इस तरह से आपको मात्रा देखनी है। तो य से हो गया यगन, म से हो गया मगन, त से हो गया तगन, र से हो गया रगन। उसके बाद आपको 3-3 के देखने, य से 3, फिर म से 3, फिर त से 3, इस तरह से आपको देखने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गण हो गए हमारे। गण कितने होते हैं? 8 गणों का हमने ले लिया। यहाँ पर आ गया गुरु लघु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, और गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, और यहाँ पर आ गया है गुरु लघु लघु गुरु। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी टेबल यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि क्या है। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला है, लेकिन यहाँ पूरा अच्छी तरह से बताया गया है कि य माता राज भान सलगा को किस तरह से आपको गणों में डिवाइड करना है। ठीक है, अब चलते बच्चों हम यहाँ पर इस सूत्र की तरफ। ये हो गया य माता राज भान सलगा, जो हमारे पूरे ये नियम बता रहे हैं। तो ये नियम क्या है? देखिए
यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ठीक है, ये पूरे 8 वर्ण हो गए हैं। अब चलते हैं हमारे यहाँ पर छंद के भेद। अभी जो वर्णिक छंद है ना, जिसे हमने गणों का पढ़ा है, ये जब हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे तब वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे। अभी मैंने आपको छोटा छोटा बताया है कि छंद क्या होता है। ठीक है, अब छंद के भेद क्या है, देखिए छंद के भेद ऐसे है कि पहला होता है हमारा मात्रिक छंद, दूसरा होता है हमारा वर्णिक छंद, तीसरा होता है उभय। उभय का मतलब मात्रिक भी आ गया है और वर्णिक भी आ गया है। और मुक्तक छंद का मतलब है ना मात्रिक है, ना वर्णिक है, ना उभय है। और मुक्तक छंद यानी कि मुक्त अवस्था में उन्होंने अपने काव्य की रचना करी, तो वो तो हो गया मुक्तक छंद, जिसके अंदर ना मात्रिक छंद आया, ना वर्णिक आया, ना उभय आया। ठीक है, जिन कवियों ने मात्रिक छंदों में गणना करी है वे मात्रिक छंद कहलाएंगे, और जिन्होंने वर्णिक में करी है वर्णिक छंद में कहलाएंगे, और जिन्होंने दोनों में करी है वो उभय छंद कहलाएंगे, और जिन्होंने छंद का ध्यान नहीं रखा है, मुक्त शैली में उन्होंने रचना करी है, वे मुक्तक छंद कहलाएंगे। आगे देखिए बच्चों, अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या है कि जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति यानी कि चरण में मात्राओं की निश्चित संख्या का नियम होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। निश्चित संख्या, फिक्स संख्या होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। अब देखिए वर्णिक छंद किसे कहते हैं कि जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति में वर्णों की निश्चित संख्या का नियम होता है उसे वर्णिक छंद, कि जहाँ मात्रा की गणना होती है वहाँ मात्रिक छंद, जहाँ वर्णों की गणना की जाती है वहाँ वर्णिक छंद होता है। ठीक है ना। उभय छंद, गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण उसे उभय छंद कहते हैं। और इन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों में समानता होती है, जहाँ मात्राओं की भी गणना की जाती है और जहाँ वर्णों की भी गणना की जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिलेबस में ये उभय छंद नहीं है। आगे देखिए बच्चों, मुक्तक छंद। अब मुक्तक छंद मैंने आपको कहा मुक्त अवस्था में स्वतंत्र होकर अगर आपने छंदबद्ध कोई रचना करी है तो वो कौन सी हो गई है, मुक्तक छंद हो गई है। तो जिसमें चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्तक छंद कहलाता है। और इसका एकमात्र उदाहरण, एक मात्र नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक स्पेशल जो उदाहरण है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत भी मुक्तक शैली में लिखते हैं। आगे देखिए, इन छंदों के चरणों में मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का कोई नियम नहीं रहता है। इसमें केवल पद का प्रवाह अपेक्षित होता है कि पद है जो काव्य है वो प्रवाह कैसे चल रहा है, उसका प्रवाह मान कैसे चल रहा है, मात्रा कहाँ लग रही है, एक चरण में ज़्यादा, एक चरण में कम है, दूसरे चरण में लंबा हो गया है, चौथा चरण है वो और ज़्यादा छोटा हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो होता है मुक्तक छंद। ठीक है, आगे देखिए, अब मात्रिक छंद के भी प्रकार है कि जैसे छंद 4 प्रकार का होता है, मात्रिक, वर्णिक, उभय और मुक्तक। उसी प्रकार से मात्रिक छंद है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्धमात्रिक छंद, तीसरा है विषम मात्रिक छंद। तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं सममात्रिक छंद किसे कहते हैं कि जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। उसके अंदर देखिए कौन कौन से आएंगे, चौपाई, रोला, हरिगीतिका, वीर, अहिर, तोमर, मानव, पीयूष वर्ष, सुमेरु, राधिका, दिक्पाल, बहुत सारे, लेकिन हमारे इनमें से केवल हम पढ़ेंगे चौपाई, रोला, हरिगीतिका और पढ़ेंगे हम यहाँ पर गीतिका। ठीक है, इतने ज़्यादा आपके नहीं है, जो आपके सिलेबस में है वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते देखिए विषम मात्रिक छंद। अब जिस छंद के चरणों में अधिक समानता न हो वहाँ विषम मात्रिक छंद होता है, समानता नहीं है, और विषम मात्रिक छंद है कौन कौन से है, जैसे कुंडलियाँ जिसमें दोहा और रोला को समाहित किया जाता है, जैसे छप्पे, छप्पे में रोला और उल्लाला से बनता है, मतलब 2 छंदों से मिलकर बना है, उसे विषम मात्रिक छंद कहेंगे। कुंडलिया और छप्पे ये 2 छंदों से मिलकर बना होता है, जिसमें दोहा और रोला का सम्मिश्रण होता है वहाँ कुंडलिया, जिसमें रोला और उल्लाला का सम्मिश्रण होता है वहाँ छप्पे होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अर्ध सम मात्रिक छंद। और अर्ध सम मात्रिक छंद क्या होता है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण, दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, मतलब या पहला चरण हो गया या दूसरा चरण हो गया या तीसरा चरण हो गया या चौथा चरण हो गया, तो इसमें समानता है, इसमें और इसमें समानता है, तो वहां पर क्या होता है अर्ध सम मात्रिक छंद। और अर्ध सम मात्रिक छंद क्या है, जैसे दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। तो यहाँ पर दोहा और सोरठा मिलके बना है या रोला और उल्लाला मिलके बना है, तो ऐसे यहाँ पर हम विषम मात्रिक छंद को इनमें से बना लेते हैं। ठीक है, अब चलते बच्चों, हमारा यहाँ पर पहला जो छंद आता है वो है रोला, और ये सम मात्रिक छंद है। रोला एक सम मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है। सम मात्रिक यानी कि समान रहती है, 4 चरण है,
चार चरण बता दिए, चार चरण इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो कोई मतलब नहीं है, कैसे भी हो, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी, चारों चरणों में मात्राएं समान है, वो सममात्रिक छंद है। और जहाँ पर पहले और तीसरे में समान है, दूसरे और चौथे में समान है, वहां पर क्या हो जाता है, अर्ध सममात्रिक छंद हो जाता है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी? 24 मात्राएं। यहाँ केवल 24 मात्राएं होगी, जिसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, यति का मतलब ऐसा कॉमा लगता है। आगे देखिए, उदाहरण है, देखिए कि यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजे, पर सवारथ के काज शीश आगे धर दीजिए। अब देखिए मात्रा लगाते हम, पहले ये वाली लगाई, फिर ये लगाई, फिर ये लगाई, ये लगाई, ये लगाई और ये लगाई और ये लगाई। उसके बाद राम में ये लगाई, को में ये लगाई, इसमें छोटी छोटी लगेगी, इसमें बड़ी लगेगी। फिर वापस हमने यहाँ लगाया और यहाँ ये लगाया, उसके बाद ये लगाया, ये मात्रा छोटी लग गई, ये बड़ी, ये छोटी लगी, ये बड़ी और ये बड़ी लगी, ये एक एक और ये बड़ी और बड़ी लगी। अब इसमें देखिए मात्रा कौन कौन सी है कि 1 2 3, इसको 2 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितनी मात्रा हो गई? 24 मात्रा हो गई। यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 24 मात्रा तो हो गई है, लेकिन क्या बोला है कि 11 और 13 पर यति होगी। 11 मात्रा और 13 मात्रा के बीच में यति होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यति आ गई। यहाँ पर 11 मात्रा हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया हमारा 13। इसी तरह से यहाँ पर भी आगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी 11 पर यति यानी कि कॉमा विराम लग गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारी 13 मात्रा। तो 11 और 13 पर दोनों में यति लग गई है और टोटल जो मात्रा वो कितनी बताई है? 24 मात्रा। तो आपको गणना करना आया। मैंने कैसे गणना करी कि जो बड़े स्वर है उन पे मैंने बड़ी मात्रा लगाई है, बड़ी मात्रा को 2 गिनते हैं और जो छोटे स्वर है वहां मैंने 1 मात्रा लगाई है और 1 मात्रा को 1 काउंट किया जाता है। ठीक है, कि यही सयानो काम, देखिए हमने कर लिया। यहाँ पर आगे चलते बच्चों, दूसरा उदाहरण हमारा आता है चौपाई। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। चरण के अंत में यति होती है और चरण के अंत में जगन एवं तगन नहीं होने चाहिए। ठीक है, भले ये लाइन लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं, आपके 4 चरण हो जाएगा। देखिए जो मैंने लिखा था वही आया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब हम मात्रा लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 मात्रा लगानी है आपको। बहुत ध्यान से मात्रा लगानी है, क्योंकि मात्रा से ही आपका सही होगा, उससे पहले आपका सही नहीं होगा। आपको ये ध्यान में होना चाहिए बड़े ओ की मात्रा कौन सी होती है, छोटे ओ की कौन सी होती है। ठीक है, ये छोटे ओ की है, ये 1 लगेगी, 2 नहीं लगेगी, और ये बड़े ओ की थी इसलिए 2 लगी। यहाँ पर ये छोटी ई की 1, ये सब में 1 1 लगेगी, 1 ये बड़ी मात्रा लगेगी। अब यहाँ देखिए 1 1 1 और 1 1 1 1 1 1 1 2 2। अब देखिए क्या कहा है यहाँ पर, क्या कहा है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, 4 चरण है 16 मात्रा होनी चाहिए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 मात्रा आ गई। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 मात्रा आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ही मात्रा आ रही है यहाँ पर। अंजनी, यहाँ पर इसमें 14 मात्रा ही आ रही है उदाहरण में, लेकिन 16 आनी चाहिए। ठीक है, 16 मात्रा यहाँ पर आनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पर सूत, पवन सूत नामा, अंजनी, इसको 2 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर अंक की मात्रा और आ गई है, इसको 2 ले लेते तो 15 हो गई है। पवन सुत नामा 2 मात्रा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही हुई है। को अगर हम मात्रा को इस तरह से लिखते हैं
तो ये हमारी 2 मात्रा हो जाती है, तो ये 16 बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको मात्रा की गणना करनी चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए गीतिका, नंबर 3 का जो उदाहरण है, 3 का जो भेद है वो है गीतिका। गीतिका भी हमारा सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होनी चाहिए और 14-12 पर यति होगी। यति समझते हैं आप, कॉमा। ठीक है, और चरणांत में लघु रूप विन्यास आवश्यक होता है। जैसे साधु, डबल लगी, एक, एक डबल लगी, फिर डबल लगी, एक डबल डबल। अभी जो अंक की मात्रा है यहाँ पर डबल डबल मात्रा लगेगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको काउंट करते हैं, कितनी 26 मात्रा होनी चाहिए पहले प्रत्येक चरण में। 14-12 पर यति होनी चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो रही है, 26 होनी चाहिए। ये पूरी 26 मात्रा हो गई है। ठीक है, आप इसको काउंट करेंगे तो पूरी 26 मात्रा है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या बोला, 14 और 12 पर यति होनी चाहिए, 14-12 पर यति। अब यहाँ पर देखिए सभ्यता, क्योंकि आधा भा इसका कोई रोल नहीं है इसलिए यह को लेंगे, तो इस तरह से ये 26 मात्रा होगी। इसमें कुछ एक कट गया है। ठीक है, तो कोई एक शब्द रह गया है या कोई मात्रा रह गई इस वजह से, वरना 26 मात्रा होगी। तो इसमें ये क्या कौन सी है, गीतिका आ गई है। ठीक है, आगे देखिए हरि गीतिका। तो हरि गीतिका हमारा कौन सा छंद होगा, चौथा छंद। हरि गीतिका क्या कहलाता है कि यह सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होगी। अब आपको ध्यान में रखना है चौपाई में कितनी होगी, गीतिका में कितनी होगी, रोला में कितनी होगी और हरि गीतिका में कितनी होगी। एक टेबल बनानी है, टेबल के अनुसार आपको याद रखना है, तो मात्रा से क्या आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें 16 और 12 पर यति होती है और अंत में लघु गुरु आता है। अब देखिए यहाँ से हमारी यति टूट जाएगी, जैसे कहते हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी होगी हमारी 28 मात्रा होगी। कैसे होगी, यहाँ तक होगी हमारी 28 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, हमारी यहाँ पर 28 मात्रा होगी। तो ये हमारी 28 मात्रा हो गई है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये हमारी 28 मात्रा है। यहाँ पर हमारी 28 मात्रा आ रही है और यहाँ पर हमारी 28 मात्रा। 2 चरण है, यहाँ पर 2 चरण दिए गए हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हरि गीतिका में कितनी मात्रा होगी, 28 मात्रा होगी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों हमारा दोहा छंद आता है। दोहा छंद क्या है, हमारा 5वां छंद है और ये हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है, आधा सममात्रिक। ठीक है, आधा। इसमें क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में मात्रा समान होती है, दूसरे और चौथे चरण में मात्रा समान होती है। यानी कि जिसमें जो सम और विषम चरण जो कहे जाते हैं, मैंने आपको बताया था सम चरण क्या होता है, दूसरा और चौथा चरण सम चरण होता है और पहला और तीसरा चरण विषम चरण होता है। ठीक है, तो इसमें 4 चरण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। अब देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, दोहा है। ठीक है, क्या है ये, दोहा है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो ये तो हो गया हमारा पहला चरण, ये हो गया हमारा दूसरा, क्योंकि यहाँ पर यति लग गई है। ये हो गया हमारा तीसरा चरण, ये यति लग गई, ये हमारा चौथा चरण। अब क्या बोला है कि पहले और तीसरे में इन दोनों में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 13 मात्रा होनी चाहिए, और इन दोनों में कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। तो 13 कैसे है, यहाँ पर आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर कितनी मात्रा बन गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बन गई 13 मात्रा। अब ये 13 मात्रा कैसे बनी है कि ये जो गु और रू है, गुरु, ये छोटे छोटे दोनों छोटे ऊ की मात्रा है, एक एक लग गई। गोविंद, अब ये जैसे वी छोटी जरूर है लेकिन ऊपर बिंदी लगी है, तो बिंदी भी एक काउंट की जाती है, अंक की मात्रा है इसलिए एक काउंट किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगाया। इतना ध्यान रखना, बिंदी की जगह आपके मात्रा लगेगी। और फिर 2 में ये लग गई, ऊ में 1 लग गई, ख में 1 लग गई और ए में 2 लग गई है, तो ये पूरी 13 मात्रा होगी। इसी तरह से हम इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 कितनी होगी, 2 2 4 और 6 7 8 और 9 10 11 12 13 मात्रा हो गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं जिसमें 11 मात्रा चाहिए, तो ये 2 और 2 4 5 6 7 8 और 9 10 और 11 हो गई। अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 5
6 7 8 9 10 11 मिलाए, ठीक है, ये मिलाया, गोविंदीय मिलाए, ठीक है। तो ये हो गई 11 11 मात्रा और ये हो गई 13 13 मात्रा। तो नियम के अनुसार आपकी मात्रा इसमें फिट होनी चाहिए। ये होता है हमारा मात्रिक छंद होता है और ये हमारा अर्ध सम मात्रिक छंद है। आगे चलते देखिए, ये लिखी हुई गोविंद गुरु गोविंद दो खड़े, इस तरह से मात्रा बताई गई है। अब आता है सोरठा। तो यह भी एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह छंद दोहा छंद का पूरा उल्टा है। दोहा में क्या था कि यहाँ पर 13 था और यहाँ पर 11 था, यहाँ पर भी 13 था और यहाँ पर 11 था। ये तो था हमारा दोहा में, ठीक है। अब सोरठा में क्या हो जाता है, इसको ऐसे भी बोलते हैं कि दोहा उल्टे सोरठा। इसकी एक परिभाषा है कि दोहा उल्टे सोरठा, कि यहाँ पर 11 हो जाएगी, यहाँ पर 13 हो जाएगी, यहाँ पर 11 हो जाएगी, यहाँ पर 13 हो जाएगी, बस ऐसे उल्टा है कि जहाँ 13 मात्राएं थी कि पहले और तीसरे में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा थी, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा थी। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, पहले और तीसरे में 11 हो जाएगी, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए उदाहरण है कि जो सुमिरत सिद्धि होए, तो ये हो गया जो सुमिरत होए। अब कितनी मात्रा है इसमें देखिए, इसमें भी पूरी 24 मात्राएं होनी चाहिए कि 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गई हमारी 11 मात्रा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गई हमारी 13 मात्रा, पूरी 24 मात्रा हो गई है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर ये आ जाएगी अनुग्रह 11 मात्रा। और यहाँ आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 मात्रा। तो दोहा उल्टे सोरठा हो गया, 24 मात्रा है पूरी, लेकिन 11 और 13 पर यति है और पहले 13 और 11 पर यति थी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर जो मात्रिक छंद है, जिसके अंदर हमने रोला छंद देखा है, दोहा छंद देखा है, सोरठा छंद देखा है, गीतिका देखा है, हरि गीतिका देखा है, तो इन छंदों को करा। ये आपके इंपॉर्टेंट छंद है, ज़्यादा आपके नहीं आने वाले हैं। मात्रिक छंद में आपके यही छंद आने वाले हैं और जो विषम मात्रिक छंद है हम उनको लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि कुंडलियाँ और छप्पे, ये 2 छंदों को मैं बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसमें से कुछ छंद दूसरे भी लिए गए हैं। जैसे उल्लाला ले लिया, तो उल्लाला क्या है, वर्णिक छंद है। तो वर्णिक छंद को जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको विषम मात्रिक छंद कैसे पढ़ाऊंगी, इसलिए मैंने अभी आपको विषम मात्रिक छंद नहीं पढ़ाया है, केवल और केवल सम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद पढ़ाया है, ताकि हम वर्णिक छंद के बाद विषम मात्रिक छंद को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हमने छंद का इंट्रोडक्शन देखा है, छंद क्या है, छंद के अंग कौन कौन से, गति यति लय तुक विराम ये सब क्या होते हैं, पाद चरण क्या होते हैं, मात्राएं क्या होती है, मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है, छोटी मात्रा जिसे लघु या गुरु भी लघु या रस्व भी बोलते हैं। तो जो रस्व स्वर होते हैं वो लघु स्वर होते हैं और लघु स्वर में लघु मात्रा यानी कि 1 मात्रा लगती है। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो गुरु स्वर होते हैं, गुरु स्वर में 2 मात्रा लगती है, जिसका चिन्ह एस की तरह होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मात्रा कैसे लगानी है ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब तक मात्रा सही नहीं लगेगी किसी भी दोहे में, किसी भी चौपाई में, तब तक आपका छंद सही नहीं होगा। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें मात्रा लगाइए या इसमें कितनी मात्रा होती है, यति कहाँ लगती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो हो सकता है एक उदाहरण दे दिया, उसमें बता दी कि मात्रा लगाइए और बताइए, तो आप कैसे लगाएंगे और कैसे बताएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा। तो आज की क्लास हमारी मात्रिक छंद को लेकर पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम वर्णिक छंद और विषम मात्रिक जो छंद है उसे कंप्लीट करके 2 क्लास में इस छंद को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास में वर्णिक छंद को लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।